मायके से बहू खाली हाथ नहीं आती। बेटी शादी के बाद पहली बार मायके से ससुराल जा रही है। ऐसे खाली हाथ जाएगी तो बहुत बदनामी होगी। सुनीता जी रानी से बोली, पर माँ, हमारे घर के हालत ऐसे नहीं हैं कि मैं सबके लिए तोहफे लेकर जा सकूं। तुम चिंता मत करो, ये जो फल मिठाई तुमने दिए हैं वो ही बहुत हैं। रानी माँ को समझाते हुए बोली, अच्छा ये बता, दामाद जी तुम्हें लेने तो आएंगे ना? सुनीता जी धड़कते दिल से पूछी। हाँ माँ, कहा तो है, निकल गए हैं, घर से आ ही जाएंगे। कहकर रानी अपना सामान पैक कर नीरज का इंतजार करने लगी। रानी के दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही थी। कुछ महीने पहले की ही तो बात है, उसकी जेठानी अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद मायके से ससुराल आई थी, तो सुरेखा जी ने उन्हें क्या क्या नहीं सुनाया था। ससुर रामानुज जी सुरेखा जी को लाख समझाते रहे कि अरे कमाल औरत हो तुम्हें किस चीज़ की कमी जो तुम बहुओं के मायके से तोहफे की उम्मीद करती रहती हो। देखो सुरेखा, उनकी जितनी भी हैसियत है उतना बहुत दिया उन्होंने। अब तुम एक सोने की चैन के पीछे मत पड़ो। सुरेखा जी कहाँ चुप रहने वाली थी। बेचारी जेठानी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उनका रोना देख 5 साल की बेटी और 4 महीने का बेटा रोना शुरू कर दिया था। नीरज और रवि भी माँ को चुप रहने बोल रहे थे, पर उनका गुस्सा देख वो भी चुप हो गए। तब नीरज ने इशारे में रानी से भाभी और बच्चों को वहाँ से हटाने के लिए कहा। जेठानी रिया का मायका भी राशि की तरह ही था। सुरेखा जी ने समाज में दिखाने को कि वो गरीब घर की बहू लाई है, वो ले तो आई पर मन से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। स्वाभाविक तौर पर दोनों ही परिवारों में जमीन आसमान का अंतर होगा, ये जानते हुए भी उनकी उम्मीद से रामानुज बाबू बहुत नाराज होते और सुरेखा जी का एक ही दाव होता, वो सब कुछ छोड़ देती, ना खाती ना बोलती। हारकर सब उनकी बात के आगे हथियार डाल देते थे। रानी के लिए पहला मौका था और वो खुद भी सुरेखा जी के वार से आशंकित तो थी ही। तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुन वो जल्दी से बाहर निकलकर घर के मुख्य गेट का दरवाज़ा खोलती। देखा तो कार में नीरज के साथ रामानु जी भी आए हुए थे। खुद को डरते हुए संभालते हुए वो ससुर के पैर छूकर घर के अंदर आने का न्योता दी। सुनीता जी समधी को देख आश्चर्यचकित हो गई। ऐसे अचानक उनका आना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। नीरज घर के अंदर आया तो साथ में बहुत से थैले लेकर आया। समधन जी, आपसे एक बात करनी थी, इसलिए बिन बताए आ गया। देखिए, बात सुनकर मुझे गलत मत समझिएगा। जैसे नीरज मेरा बेटा है, रानी मेरी बहू है। मेरे घर में एक हिटलर रहती है जिसका डर हम सबको बहुत होता है। कहने को तो वो मेरी धर्मपत्नी है, पर क्या करूं, जब वो सिर पर सवार हो जाती है तो फिर जल्दी उतरती नहीं। अब बात ऐसी है कि रानी बहू पहली बार आपके पास से हमारे घर जा रही है और इसकी सासू माँ को इस बात का इंतज़ार होगा कि बहू के मायके से तोहफे आएंगे, पर हम आपकी माली हालत से वाकिफ़ हैं और बस आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम जो ये थोड़े तोहफे लाए हैं इसे देख लें और इसे रानी के सामान के साथ बांध दें। हमने आपके हिसाब से ही सब लिया है, बस इसे स्वीकार कर लें। रामानुज जी ने कहा, पर ये हम कैसे ले सकते हैं? समधी जी, आपने हमारे लिए इतना सोचा, यही बहुत है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सुनीता जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रामानुज जी कुछ कहते इससे पहले नीरज सुनीता जी से बोला, मम्मी जी आप ज़्यादा कुछ मत सोचिए, हम दोनों हैं ये सब सोचने के लिए। रानी भी घर के हालात से वाकिफ ही थी, उनकी बात मान ली। तब नीरज ने बताया, बहुत बार वो लोग भाभी की भी ऐसी ही मदद कर देते हैं। परिस्थितियां देखकर सुनीता जी रामानुज जी को हाथ जोड़कर बस इतना ही बोल पाई, रानी के पिता नहीं हैं, पर आपके रूप में उसे एक समझदार पिता मिल गए। मेरी बेटी के लिए अब मुझे कोई डर नहीं रहेगा। समधिन जी, आप बहुओं की चिंता ना करें, सुरेखा की इन आदतों से हम भी परेशान हैं। बस एक बार मौका मिल जाए उसे समझाने की
कोशिश करूँगा। जब ये उसका ही निर्णय था कि उनकी बहुएं उनके हिसाब से आएं, हमने मान लिया और संजोग से दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। एक दिन आएगा सुरेखा खुद इनसे कहेगी मायके से तोहफे लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, बस जाकर जल्दी आ जाना। रामानुज जी कुछ सोचते हुए बोले। रानी अब शांत मन से ससुराल के लिए चल दी, क्योंकि अब सासू माँ के तानों का कोई डर नहीं था। ससुराल पहुंचकर सुरेखा जी ने ज्यों ही रानी से तोहफे को पूछा तो पीछे से रामानुज जी आते हुए बोले, सुरेखा इस बार बहू पहली बार मायके से आई है। देखो नीरज के हाथों में तुम्हारे लिए तोहफे भी हैं। पर आज एक बात और कहना चाहता हूँ, आज के बाद हमारी बहुएं जब भी मायके जाएं तोहफे तुम देकर भेजोगी, उनसे लेने का अधिकार नहीं है तुम्हें। उन्होंने अपनी इतनी समझदार बेटियां हमें दी हैं, ये क्या कम है? और हाँ, इस बार अगर तुमने फिर से अपना वो रूप धरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता भी है उन्हें तुम्हें तोहफे देने के लिए कितना कर्जा लेना पड़ता होगा। समझदार बनो सुरेखा, अब बहुत हो गया। सुरेखा जी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही जा रही थी कि रामानुज जी पहले से तैयार बैठे थे। बहू, ये सामान रखो और अपने कमरे में जाओ। ये क्या है जी, ऐसा क्यों बोले? सुरेखा जी आश्चर्य से पूछी। अभी मैं पड़ोसी भंवरलाल से मिला, वो बहुत परेशान था। बेटी को ससुराल भेजना था, कह रहा था बेटी के ब्याह में इतना कर्जा लिया, अब फिर ससुराल वालों के लिए तोहफा देना। बताओ रामानुज, बेटी का बाप होना कितना दुखद है। बेटी भी दो और ससुराल वालों को हर बार तोहफा भी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, एक बार जमाई से बात कर उसे समझाने को बोल, समझ जाए तो सब सही हो जाएगा। बस मैंने तभी सोच लिया, तुम अगर बहुओं से ऐसे किसी तोहफे की उम्मीद करोगी तो अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अरे भाग्यशाली समझो जो सब इतना मान देती हैं, कभी पलट कर कुछ नहीं कहती। इज्जत चाहती हो तो एक बार बेटी की माँ बनकर सोचने की कोशिश करो। रामानुज जी समझाते हुए बोले। सुरेखा जी कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, मैं भी ना जाने कौन सी सास बनने की कोशिश कर रही थी। अब से बहुओं को कभी नहीं कहूँगी तोहफे लाने, बस कहूँगी जल्दी जाकर जल्दी आ जाना। रामानुज जी पत्नी को देखकर मुस्कुरा दिए। जानते थे उनके गुस्सा होने से पहले बात कह देने पर शायद वो समझ जाए। दोस्तों, आज भी लड़की जितनी बार मायके जाती है, सास को ज़रूर इंतज़ार रहता है कि वो क्या तोहफा लेकर आ रही है। मेरी नज़र में ये अनुचित व्यवहार है। और जो माता पिता अपनी बेटी अपने दिल के टुकड़े को जब सौंप देते हैं तो उनसे किसी और तोहफे की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।